स्वागत है आपका पाठशाला में। तो आज हम देखने वाले प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। अब देखो, हमारे पास जो पहला प्रॉपर्टी है वो है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अब देखो, एडिशन हम बेसिकली 3 तरीके से करते हैं, उसमें से 2 तो आपको बढ़िया से पता होगा, ठीक है। एक तो होता है जब क्या आपका सिंपल एडिशन, और एक होता है आपका एल्जेब्रिक एडिशन, ये भी हमें पता है, और एक होता है वेक्टर एडिशन। तो ये 3 तरह का एडिशन हमारे पास है। अब जो सिंपल एडिशन होता है, इसका एग्जांपल क्या है? अब सपोज़ मैं अगर तुमको बोलूँ कि मैं अपने घर से यहाँ निकला, सपोज़ 5 मीटर मैंने चला, फिर मैंने इस तरफ 6 मीटर चला, ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ 6 मीटर चला। तो अब सिंपल एडिशन करोगे तो क्या बोलोगे? हाँ, कितना चला है भैया 5 मीटर चला है, उसके बाद 6 मीटर चला है। बस अब मैग्नीट्यूड को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 5 + 6 11 मीटर। और एक होता है एल्जेब्रिक एडिशन, इसमें हम क्या करते हैं? डायरेक्शन के साथ करते हैं। दैट इज़ पहले +5 में चला, फिर -6 में चला, तो ये करोगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। और एक होता है वेक्टर एडिशन, ये हमने देखा है, ये जो रिजल्टेंट होता है इसमें हम क्या करते हैं? 5² + 6²। नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस को हम कैसे ऐड करते हैं, तुम ही देख के बताओ। क्या हम लोग चार्जेस को ऐसे ऐड कर रहे थे पहले भी? पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज, ऐसे ही ऐड कर रहे थे हम लोग पहले सारे वीडियोस में चार्जेस को। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, ये प्रॉपर्टी क्या है? चार्जेस कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। अब जब कोई चीज़ को हम एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं ना, तो सिंपल सी बात है कि वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। सो चार्जेस कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली, सो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। तो हम लोग चार्जेस को कैसे ऐड करते हैं? एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब दूसरा हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो देखो, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, पहले इसको ग्राफ में समझाते हैं। एक आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये कौन सा ग्राफ है? इसे कहते हैं लीनियर। क्या होता है? ये होता है लीनियर ग्राफ। इसका मतलब क्या है? अगर मैं तुम्हें बोलूँ कोई भी चीज़ अगर बढ़ रहा है, समझ लो टाइम के साथ मेरा डिस्टेंस बढ़ रहा है। ये क्या बढ़ रहा है? हर एक टाइम के साथ मैं कुछ डिस्टेंस कवर अप कर रहा हूँ, तो लीनियर होता है। हर एक मोमेंट में, हर छोटा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैं कुछ डिस्टेंस कवर करता हूँ, तो इसे क्या कहते हैं? लीनियर ग्राफ कहते हैं, या फिर ये क्या होता है? लीनियर होता है। डन। एक और ग्राफ बनता है, उसे कहते हैं क्वांटाइज्ड। एक ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। मान लो पहले कुछ टाइम तक नहीं बढ़ा, फिर बढ़ा। कितना बढ़ा? जस्ट कुछ एक बढ़ा। जो भी बढ़ेगा इक्वली बढ़ने वाला है। फिर यहाँ आया, फिर यहाँ इक्वली बढ़ा, फिर यहाँ आया, फिर इक्वली बढ़ा, फिर आया, फिर इक्वली, फिर आया, फिर इक्वली, फिर आया, फिर इक्वली, फिर आया, फिर इक्वली बढ़ा। तो ये जो ग्राफ बनता है ना, इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन का ग्राफ। डन। यानी हो आपको देखना नहीं है फिलहाल। ये जो ग्राफ होता है, इसी ग्राफ को बोलते हैं क्वांटाइजेशन का ग्राफ। अब यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब वो लोग कुछ बोल रहे हैं, चार्ज भी कुछ ऐसा करके बढ़ता होगा। तो इसको समझो एक बार। जब हम कोई भी बॉडी को देखो, सपोज मेरे पास एक बॉडी है यहाँ पे, मान लो कि मेरा पेन ही है, ठीक है, मेरा पेन है, ये मेरा पेन है। पेन मतलब प्लास्टिक से बना हुआ है। जब मैं इसको रब करता हूँ इसके ऊपर, ये क्या होता है? चार्ज हो जाता है। मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा है, ये चार्ज हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, चार्ज होता कैसे? तो जब मैं इसको रब करता हूँ तो इसके नीचे क्या है? आपका पेपर्स है ना। इसके नीचे क्या है? आपका पेपर्स है। मैं पेपर के ऊपर रब कर रहा था। पेपर के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरह आउटर बाउंड्रीज पे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डन। इस तरह आउटर, अंदर में भी होंगे आउटर बाउंड्री। जस्ट मैं ऊपर सरफेस में लिख रहा हूँ कि सरफेस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन। देखो यार, एटम्स है, एटम्स है, तो एटम का अंदर वाला साइड ही तो क्या होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है ना। उसके बाहर वाला साइड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। फ्री स्पेस होता है, उसमें कुछ होता ही नहीं है, फ्री स्पेस। तो जैसे ही मैं इस पेन को यहाँ पे लाया ना, तो अगर ये मेरा पेन होता, ये अगर पेपर होता, तो क्या होता है? उनका जो ऑर्बिट्स है वो क्या होते हैं? आपस में ऐसे कोलैब करते हैं। जब कोलैब करते, फिर मैं जब इसको इस तरह करके हिला था, फिर वो जब कोलैब करते, फिर मैं जब उनको इस तरह करके हिलाता, तो क्या होता? कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाता है। किसके पास? इस पेन के पास आ जाता। यहाँ तक बातें क्लियर है? होता भी वही है, क्योंकि पेन क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। मैं चाहूँ तो इससे इस पेन को फाड़ सकता, मतलब पेपर को फाड़ सकता हूँ। तो पेन ज़्यादा है, तो पेन के पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो क्या होता है? तो पहले पेन के पास क्या था? अपने कुछ
चार्जेस, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने इनिशियली पेन के पास जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, तो इसके पास नेट चार्ज क्या था, नेट चार्ज था 0। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको जैसे ही शेक करना शुरू हुआ तो यहाँ पे हुआ क्या, देखना ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जब मैंने शेक किया तो इनके ऑर्बिट्स आपस में कोलैब करे तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, छिटक के इसके पास आ गया, छिटक के इसके पास आ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए, डन, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे छिटक के आ गए इसके पास। अब तुम देखना जो इलेक्ट्रॉन्स आए, क्या मैंने क्या मैंने बताया कि यहाँ पे से आधा इलेक्ट्रॉन आया है, नहीं। क्या मैंने बताया इसमें से 2.5 इलेक्ट्रॉन्स आए, नहीं, डन। तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं वो क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। मतलब क्या है, एक सर्टेन क्वांटिटी में आते हैं, दैट इज़ फुल अमाउंट में आता है। ऐसा देखो, इनिशियली मैंने पहला दिया एक, कुछ ट्रांसफ़र नहीं हुआ, मैंने 1 रब किया, नहीं हुआ, 2 रब किया, 2 रब में 1 आया, 1 इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। फिर मैंने जब थर्ड रब किया तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है। फिर जब मैंने फोर्थ रिटर्न रब किया तो 1 और इलेक्ट्रॉन आ गया, आया समझ में। तो यही होता है क्वांटाइजेशन, डन, कि जब ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होता है तो क्या होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के टर्म पे होता है, ठीक है। दैट इज़ सिंगल नहीं, जब भी ट्रांसफ़र होगा दैट इज़ सिंगल इलेक्ट्रॉन करके होगा। दैट इज़ अगर चार्ज को हम Q से लिखते हैं, ठीक है, चार्ज को हम किससे लिखते हैं, Q से लिखते हैं। दैट इज़ चार्ज का जो ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है, कभी हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होता है, प्रोटॉन कभी ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, जितना बार मैं इस तरह घिस रहा हूँ कुछ कुछ करके इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ही आ रहा है, डन। ए कैन बी एन नंबर, मैं कितना भी घिस सकता हूँ, 1 घंटा 2 घंटा, वो मेरा मर्जी है, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जो भी चार्ज ट्रांसफ़र होता है वो, अभी जैसे देखो यहाँ पे अगर 4 हुआ होता, सपोज यहाँ पे अगर 3 हुआ होता, आगे का मैं नहीं देखता, अगर मैं 3 हुआ होता तो मैं क्या बोलता, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए, मैंने बस 3 रब किया, 3 या 4 रब, बस 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, दैट इज़ 3e। अगर मैं इसको n नंबर ऑफ टाइम बैठ के घिस रहा हूँ तो कितने होंगे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए, दैट इज़ ne। इसका मतलब होता है जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है वो इंटीजर के फॉर्म में होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, डन। अब देखना वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटीजर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जब आ रहा था 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, होल नंबर बोल देता, इंटीजर ही क्यों बोले, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देंगे हम, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस इन इंटीग्रल मतलब इंटीजर, ठीक है, इंटीजर मल्टीपल, इंटीजर के मल्टीपल में होता है। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज टेक प्लेस इन इंटीजर मल्टीपल, सो इट इज़ क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, जब भी आएगा 1 आएगा, जब भी आएगा 1 आएगा, ठीक है, नहीं तो 2 आएगा, जब भी आएगा 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो फिर 1, नहीं तो 2, नहीं तो नहीं आएगा। लेकिन क्या है, एक सर्टेन अमाउंट में बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि हर मोमेंट में कुछ आ रहा है, मतलब पहले आधा, फिर आधा, फिर आधा, फिर आधा, ऐसा नहीं आते हैं। आएगा तो 1 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, आएगा तो 2 आएगा, 3 आएगा, इकट्ठा आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 2.5 आया थोड़ी देर बाद 1 आया। तो इसी का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज टेक प्लेस इन इंटीजर मल्टीपल, सो इट इज़ क्वांटाइज्ड। ऐसा क्यों होता है, क्यों है क्वांटाइज्ड है, बिकॉज चार्जेस नेवर ट्रांसफ़र इन हाफ, 3/2, इस तरह नहीं होते हैं। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ चार्जेस में, चार्ज को Q से लिखते हैं, दैट इज से Q, स्मॉल q, कैपिटल Q, दोनों चार्ज के लिए रिजर्व है, ठीक है। दैट इज चार्जेस कभी भी Q/2, Q/3, देखो ना, बिकॉज चार्जेस नेवर ट्रांसफर इन Q/2, Q/3 एक्सेट्रा। और भी हो सकते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में, आएंगे तो इकट्ठे ही आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, डन। नाउ द क्वेश्चन इज ई क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये हमने कैलकुलेट करके रखा है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। इसे आप याद रखोगे इस मोमेंट में कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैंने जब इसको रब किया तो इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस पेन में आए, तो इस पेन के पास कितना चार्ज हुआ। अगर तुम देखो तो पहला 1 सेकंड में, मान लो कि पहले कितना, जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन आया था ओवरलैपिंग की वजह से, तो पहले इसके पास कितना चार्ज था, दैट इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 आया पहला 1 सेकंड में। वो भी नेगेटिव में आया क्योंकि इसके पास ओवरऑल चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव आ गया इसके पास। फिर अगला सेकंड में कौन आ गया, एक और नेगेटिव चार्ज आ गए, ठीक है। ये अगर पहला स्टेप है तो कुछ देर के बाद मैंने 1-2 और रब किया, एक और इलेक्ट्रॉन अभी आ चुका है, तो अभी इस पर कितना चार्ज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट इज़
2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब क्या, 1.6 प्लस अनदर 1.6, तो 16 का टेबल, दैट इज 3.2 इंटू 10⁻⁻19, इतने कूलम के चार्ज हो गए थोड़ा देर बाद। फिर और मैंने और भी रब किया, अब कितना हो गया, एक और आ गए, तो एक और आ गया तो कितना हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो याद रखना जो भी चार्जेस का ट्रांसफ़र होता है हमेशा 1.6, 3.2, 4.8 इस तरह फॉर्म में होता है। अगर मैं तुमसे बोलूँ क्या हम, वेरी इंपॉर्टेंट तुम्हारी बारी है क्वेश्चन की अभी, क्या हम -3 इंटू 10⁻19 कूलम के चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? क्या हम इतने अमाउंट ऑफ चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? योर आंसर शुड बी नो, हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो 1.6 होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं तो 3.2 होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा, नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा। कभी भी 3 ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। ये जब भी होगा 1.6, 3.2, 4.8 इस तरह फॉर्म में होंगे, तो ए ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इस टेबल में तो आएगा ही नहीं भाई। अगर तुमको ये निकालना पड़ेगा तो सपोज शायद आई थिंक कुछ 1, देखो 3 आया है ना, तो ये 2 तो आएगा नहीं, तो कुछ ऐसा आ जाएगा शायद 1.8 इलेक्ट्रॉन पे। अगर 1.8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। तो डन, इसीलिए हम क्वांटाइजेशन को पढ़ते हैं कि आपको आइडिया मिल जाए कि कितने अमाउंट ऑफ चार्ज हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डन, इसका और कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम पढ़ते हैं कि आपको एक बेसिक आइडिया हो कि चार्जेस अगर बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है तो कितने हो सकते हैं। ये बातें क्लियर है? तो ये तो मैंने लिख दिया कि ये मेरा पेन का हालत है। तो पेन में चार्जेस कुछ ऐसे, स्टार्टिंग में 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, फिर 2 इलेक्ट्रॉन के हो गए, फिर 3, और फिर अगर मैं घिसते ही रहूँगा तो n इलेक्ट्रॉन, मतलब वो आते रहेंगे चार्जेस, जितने आते रहेंगे उतने करते रहेंगे। नाउ कम टू पेपर। पेपर का क्या हाल है? पेपर पे चार्जेस का क्या हाल है? पेपर पहले न्यूट्रल था। इसके मतलब अगर इसके पास 4 प्रोटॉन्स थे, ऐसे ही बोल रहा हूँ, 4 प्रोटॉन दैट इज पॉजिटिव चार्ज थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन भी थे। उसमें से मैंने 1 इलेक्ट्रॉन भगा के लेके गया, तो इसके पास अभी इफेक्टिव चार्ज कितना हो गया? 4 प्रोटॉन, 4 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव। उसमें से मैंने 1 इलेक्ट्रॉन लेके गया। अभी क्या है, इन 3 के लिए A3 अवेलेबल है, लेकिन ये एक क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज क्या है, फ्री घूम रहा है। तो इफेक्टिव चार्ज कितना आ चुका है? पॉजिटिव। इफेक्टिव चार्ज कितना आ चुका है? पॉजिटिव। किसकी वजह से हुआ? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन भाग गया। तो पेपर में स्टार्टिंग में यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज तुम्हें देखने मिलेगा। क्यों? 1 इलेक्ट्रॉन वहाँ भाग गया। तो पेपर में इनिशियली कितना आएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस लिखा है। क्यों प्लस? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज है वो, लेकिन क्या है इस बार पॉजिटिव के टर्म पे। डन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भाग गया तो उतना अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ चले गया, इसके पास क्या हो गया, उतना कम हो गया, पॉजिटिव। डन। अब देखो थोड़ा देर बाद क्या हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन भाग गया, तो यहाँ पे कितने, पेपर में 2 पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट हो गए, दैट इज 3.2 इंटू 10⁻⁻19। थोड़ा देर बाद एक और इलेक्ट्रॉन भाग गया, दैट इज 4.8 इंटू 10⁻⁻19। ऐसे करते मैं घिसते रहूँगा तो और भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते रहेंगे। तो देखना, जो बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल के भागता है ना, जो जैसे पेपर में से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पेन में भागा था, तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के भागने वाला है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज को गेन करेगा। और किस फॉर्म में गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के फॉर्म में गेन करेगा, लेकिन वो पॉजिटिव में रहेगा। डन। तो पॉजिटिव चार्ज मिलने वाला है उसको, तो पॉजिटिव कितना, ये देखो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। वही जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसका भी चार्ज बढ़ेगा, लेकिन नेगेटिव में बढ़ेगा, और कितने के बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो सिमिलरली इफ आई आस्क यू, क्या हम 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं या फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं? अब बेसिकली अगर मैंने बोला कि 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र करना है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करनी बोल रहा हूँ ना। तुम कोई बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो अपना पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा वो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अगेन नो। क्यों? क्योंकि अगर हमें ट्रांसफ़र करना है, अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन इस पेपर में से अगर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दूंगा तो मुझे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज मिलेगा। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दूंगा इस पेपर में से उठा के, दैट इज़ रब करके, तो यहाँ पे इतने बनेंगे, लेकिन 2 नहीं बनेगा। तो याद रखना ऐसा नहीं बनते, इसीलिए इसको इंटीजर में लिखते हैं, या n को इंटीजर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम यहाँ पे पेन के केस में देखोगे तो पेन को क्या मिल रहा है? नेगेटिव मिल रहा है। वही पेपर को क्या मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है। तो इसलिए इसको इंटीजर लिखते हैं कि चार्ज तुम किस पे देख रहे हो। अगर तुम पेपर पे देख रहे हो तो इंटीजर पॉजिटिव में लोगे, अगर तुम पेन में देख रहे हो तो इंटीजर तुम नेगेटिव में लोगे। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इसका सोल मतलब होता है कि आपको समझाना कि चार्जेस कितने ट्रांसफ़र हो सकते हैं। दैट इज़, क्या कभी 3 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है? योर आंसर शुड बी नो।
यहाँ तक बातें क्लियर है। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी बचता है हमारे पास, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब देखो ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके बाद में ही, क्योंकि उसमें मैं न्यूक्लियर चैप्टर को थोड़ा बहुत जोड़ने वाला हूँ। अब फिलहाल ये प्रॉपर्टीज़ में पढ़ रहे हैं तो इसको साथ में देख लो। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, जो सिंपल जो सारे कंजर्वेशन प्रिंसिपल कहते हैं वही कहता है कि चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना ही हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, बट कैन बी ट्रांसफर्ड। इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल जैसे अगर हाइड्रोजन है, इसको अगर मैं थोड़ा सा हीट कर दूँ, हाइड्रोजन को अगर मैं थोड़ा सा हीट कर दूँ तो क्या बनाएगा, एक H+ बनाएगा और एक प्लस इलेक्ट्रॉन बनाएगा। तो यहाँ पे देखो, क्या तुमने चार्जेस को क्रिएट किया है? अगेन इट इज़ नो। हाउ इट इज़ नो, समझो एक बार। तो ये तुम्हारा हाइड्रोजन था, इनिशियली हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है, अंदर में एक प्रोटॉन होता है, और बाहर एक बेचारा लल्लू इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, तो देखो ये क्या, अंदर में एक प्रोटॉन बच गया था तो उसका पॉजिटिव चार्ज तुम्हें दिखेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है उसका नेगेटिव दिखेगा। तो तुमने यहाँ पे चार्जेस को बनाया नहीं बनाया, बस तुमने सेपरेट किया या फिर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड, एंड नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज ज़ीरो। जो हमारा यूनिवर्स है उसका नेट चार्ज ज़ीरो होता है। क्यों? तो अगर तुम यहाँ देखो तो ये जो भी चीज़ें, तुम अगर हाइड्रोजन को अगर H+ इलेक्ट्रॉन बना रहे हो तो क्या इस यूनिवर्स में कर रहे हो ना। यूनिवर्स के अंदर अगेन इस तरह जैसे हम लोग पहले देखा था ना, यूनिवर्स के अंदर अगर सारे चार्जेस को सम कर देंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। वो हमेशा ज़ीरो होता है। एक और केस समझो, अगर तुम्हारे पास सोडियम क्लोराइड है, इसको अगर तुम हीट करते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, Na+Cl-A मिलता है। अगेन यहाँ पे ये क्या तुमने चार्जेस क्रिएट करे? नहीं, ये जस्ट ट्रांसफ़र हुआ है। कैसे हुआ है समझो एक बार, कैसे हुआ है बातों को समझो। अब NaCl था, देन उसके पास क्या है, सोडियम के पास क्या होता है, सोडियम के पास बेसिकली कितने प्रोटॉन्स होते हैं, सोडियम के पास प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 11 होता है एटॉमिक नंबर, दैट इज़ 11 प्रोटॉन्स रहेंगे उसके पास, 11 पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। फिर कितने इलेक्ट्रॉन बाहर घुमा रहे होंगे वो, 1 2, यहाँ पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए, 11 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन भी घुमा रहा होता है। ये इसके पास चार्ज कन्फिग्रेशन है। और साथ में क्या है, यहाँ पे क्लोरीन भी है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो 17 प्रोटॉन्स है इसके पास। अगर 17 प्रोटॉन्स है, कितने घुमाने वाला है, 17 घुमाएगा, ठीक है। 1 2, यहाँ पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है। और यहाँ पे आउटर शेल में 1 2 3 4 5 6 7 घूम रहा है। अब बेसिकली होता क्या है, इसमें से एक जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जंप करता है। और कैसे करता है आपको भी आइडिया है। तो जैसे ही यहाँ से निकल के यहाँ वो जंप करते हैं ना, डन, जैसे ही यहाँ से निकल के यहाँ जंप करते हैं तो होता क्या है समझो, इसके पास अभी नेट चार्ज क्या हो चुका है, पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। इस केस में 11 प्रोटॉन्स तो है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। मतलब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे संभालेगा, नहीं संभाल पाएगा ना। दैट इज़ 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन के साथ संबंध बनाएगा या फिर संभालेगा, और एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन क्या करेगा, घूमते रहेगा। तो आपको तो वही पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। इस केस में पहले 17 प्रोटॉन्स थे, 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, दे वर हैप्पी। अभी क्या हो गया, 17 प्रोटॉन तो है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। अब क्या है, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन हैप्पीली पेयर कर लेंगे। एक जो अभी टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं ना, और जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज तुम्हें इफेक्टिव दिखेगा, नेगेटिव। तो क्या तुमने इस केस में चार्जेस को क्रिएट किया है, अगेन आंसर इज नो। यहाँ पे क्या हुआ है, जस्ट ट्रांसफर ऑफ चार्ज हुआ है, उसी की वजह से Na+Cl नेगेटिव हमें दिख रहा है। तो यही कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि हम चार्जेस को क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। अगेन अगर हम इसको यूनिवर्स में देखेंगे, सोडियम क्लोराइड को हमने यूनिवर्स में तोड़ा है, तो यूनिवर्स में चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है। तो हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को ना ही बना सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, बट वी कैन ट्रांसफर फ्रॉम one body to another body. Now the very important question, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि येस वी कैन डिस्ट्रॉय चार्जेस,
हम चार्जेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और हम इसे न्यूक्लियर फिजिक्स में देखते भी हैं। बेसिकली चार्जेस को डिस्ट्रॉय करते हैं हम न्यूक्लियर बॉम्ब में। तो इसीलिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाने वाला हूँ इसी के बाद, इसी का नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, जिसमें हम देखने वाले कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर फिजिक्स। डन। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। आई होप आपको बहुत बढ़िया से समझ आया होगा और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।